पुनर्विचार याचिका अब लिस्ट होने के उस पे आएगी। और अभी कुछ है और है रीड जिसमें अभी डिफेक्ट हैं, वो भी जल्दी से खत्म हो ताकि सारे जो याचिकाएं हैं वो क्लब अप होके और उनकी सुनवाई एक साथ हो सके। लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा। अभी कुछ जो याचिकाएं हैं जिनमें डिफेक्ट लगा हुआ है उसके लिए वहां के जो संबंधित जो भी हैं, चाहे संगठन को चाहे व्यक्तिगत को, तो वो थोड़ा सा अपने काउंसिल से बात करके इस डिफेक्ट को दूर कराएंगे तो ये मसला होगा। लेकिन शुरुआती सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो डिफेक्ट था वो दूर हो गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार इस केस में इंटैक्ट बनी हुई है। किसी भी तरीके के अफवाह पर ध्यान मत दीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि खारिज हो गया है, वो पढ़े तो है नहीं उसमें कि क्या लिखा है, उनका लगा ये क्या लिख के आ रहा है। तो आपको मैं बता दूं, बिल्कुल पुष्ट खबर ये है ऑथेंटिक कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो याचिका में डिफेक्ट थे वो रिमूव हो गया, वो दूर हो गया है। तो उसके लिए आप तसल्ली रखिए, उस पर कोई दिक्कत नहीं। और ये जो संघर्ष चल रहा है उस पे विषय पे मैं आपको बताऊं कि 1 सितंबर 2025 का जो फैसला आया, आप अच्छे जाने तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकार अंजुमन वो ट्रस्ट का मामला था और एक पदोन्नति में टिटके निवारिता का मामला था। 5 साल 8 महीने लगे इस केस को एग्जीक्यूशन होने में, ये ऑर्डर लिखने में और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा संबंधित राज्यों को परीक्षा करने में कि आप क्या टेट में अध्यापक किस तरह से उनका डेटा दीजिए, कौन अध्यापक टेट अनिवार्यता के पहले हैं, कौन बाद में है इसके लागू होने के, और आप क्या कर रहे हैं। उसमें किसी तरीके का राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र सरकार एनसीटी के द्वारा कोई भी एफिडेविशन शामिल नहीं हुआ, सबमिट नहीं हुआ। पूरी तरीके से ये एक जिसे कहते हैं कि मोनो हियरिंग हुई। मोनो हियरिंग का मतलब ये होता है कि एक तरफा सुनवाई हुई। एक तरफा सुनवाई में अगर दूसरा पक्ष नहीं है तो पहला पक्ष अपने सारे तर्कों से संतुष्ट करके और किसी भी मामले में मैनिपुलेशन क्रिएट कर सकता है। वही हुआ भी। अब सोचिए कि किसी मामले में जहां पदोन्नति का विषय है, जहां पर ट्रस्ट का विषय है, वहां ट्रस्ट पे टेट की अनिवार्यता का विषय है। मैंने आपको बताया था कि अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए संविधान में छूट है विद्यालयों के नियमन और उनके संचालन के लिए, तो वो तो 5 सदस्यीय संवैधानिक खंडपीठ में उसको ट्रांसफर कर दिया। अब इस निर्णय में अगर कोई बड़ा काउंसिल होता तो क्या आपको लगता है कि ये मामला देश के 25 लाख शिक्षकों को प्रभावित करता? अगर हमारी स्टैंडिंग मजबूत होती, अगर इंटरप्रिटेशन के लिए एक बड़ा चेहरा होता, एक बड़े वकील होते, तो क्या ये केस अपने होरिजन से बाहर जाके लोगों को अफेक्ट करता? ये तो जिसको कहते हैं कि आप सोचिए कि किस रेडियस में कोई मैटर चल रहा है। एक ज्यूरिसडिक्शन होता है ना, न्यायाधिकरण क्षेत्र जिसको बोलते हैं। ये इस ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का न्याय आ गया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बातें ये होने लगी कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए टेट बहुत जरूरी है और शिक्षकों को टेट रहना जरूरी है। लेकिन ये नहीं ध्यान दिया गया, उसमें इंटरप्रिटेशन के लिए कोई ये कहने को नहीं था कि उसमें एनसीटीई ने अपने चार्टर में 2011 के पहले जो भर्तियां हुई हैं 2001 की नियमावली से हुई हैं और उनको एग्जम्पशन की बात दी गई है, उनको छूट की बात दी गई है। वो जनरलाइज आदेश हो गया। जनरलाइज क्यों हो गया? जनरलाइज इसीलिए हो गया कोई बड़ा काउंसिल था नहीं मौके पे, किसी ने डिफेंड नहीं किया। डिफेंड के लिए कोई भी बड़े वकील नहीं थे, कोई बड़े काउंसिल नहीं थे। तो छोटा भी घाव बड़ा हो जाता है अगर उसका देखभाल आप नहीं करते हैं, उसको क्योर नहीं करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है 1 सितंबर का फैसला आया ही नहीं होता, आज ये स्थिति बनी ही नहीं होती। जो पैनिक स्थिति बनी है हमारे सभी शिक्षकों में देश प्रदेश की, वो पैनिक स्थिति बनती नहीं अगर बड़े काउंसिल होते और इस मामले को प्रोसीजरल वो इंटरप्रिटेट करते और राज्यों से भी सूचना मांगने के लिए आग्रह किया जाता, उनको नोटिस जाता, उसमें केंद्र सरकार भी अपनी कुछ भूमिका जो एनसीटी के द्वारा वो करती। तो वो तभी होता है जब बड़े सीनियर काउंसिल जो हैं, बड़े सीनियर काउंसिल के रहने से ही। अब मैं एक उदाहरण दूंगा, त्रिपुरा का मामला देखिए। वो सलमान खुर्शीद जी एसएससी के टीचर हैं, है ना, सर्व शिक्षा अभियान के, लेकिन वो लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, केस में इंटैक्ट बने हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जो 1 सितंबर का फैसला आया, अगर बड़े वकील नहीं होते, अगर बड़े वकील होते तो ये फैसला इस तरह से प्रभावित नहीं करता। वो उसी रेडियस में या तो ट्रस्टों को लेके होता, उनके विषय पे होता, संवैधानिक पीठ को चला जाता और प्रमोशन के लिए टेट के, क्योंकि प्रमोशन के लिए टेट की अनिवार्यता पे सुनवाई होती और 29 जुलाई 2011 के पहले को लोगों को इसमें किसी भी तरीके से खींचा नहीं जाता, इसमें उनको प्रभावित नहीं किया जाता। ये सिर्फ क्या थी कि लैक ऑफ डिफेंस था।
ये लैक ऑफ डिफेंस की वजह से ये चीजें सामने आई हैं, जिसमें किसी भी तरीके से अगर कोई बढ़िया प्रोमिनेंट काउंसिल होता है जो डिफेंड करता है इस मैटर को, तो ये स्थिति नहीं आती। इस स्थिति आने के पीछे यही कारण है। मैं आपको बताऊं कि 26 से अधिक रीटें दाखिल हो गई हैं, संगठन भी कई गए हैं और व्यक्तिगत भी पीआईएल दाखिल हुआ है और सभी अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि आपको हमेशा अपने अधिकारों के लिए और खासकर अपनी आजीविका के लिए, जिससे आपका सब कुछ जुड़ा हुआ है, कहते हैं जीव जाए पर जीविका ना जाए। एक कहावत है ठेठ में जिसको कहते हैं कि भगवान जान चली जाए पर जीविका ना जाए, है ना, जीव जाए पर जीविका ना जाए। जीविका को जान से भी बड़ा माना गया। ऐसा नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि जो अर्जन है वो अर्जन से ही आपका परिवार जुड़ा है, उस परिवार से ही आप जुड़े हुए हैं। तो आजीविका आपके लिए जीवन में सबसे उच्च प्राथमिकता पे होती है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कुछ भी हो, वो आजीविका आपके लिए विकल्पहीन होती है, उसका कोई विकल्प नहीं होता। आपने 30-35 साल सेवा की है, 20-25 साल सेवा की है, आप उम्र के उस अवस्था में है जहां आपके पास अब वो क्षमता नहीं। अगर ऐसी ही बात रहती तो लोग रिटायर क्यों होते? अगर माननीय कोर्ट ये कह रहा है कि 56 साल 11 महीना 29 दिन का अध्यापक टेट दे और 57 साल का अध्यापक टेट ना दे, एक दिन में बायोलॉजिकली बताइए किसी के मानसिक क्षमता में अंतर आ सकता है? ये आप सोचिए कि एक दिन के अंतर से किसी का आईक्यू अलग अलग हो सकता है। क्या आपको लगता है कि 56 साल 11 महीना 29 दिन का आदमी कंपिटेंट है टेट के लिए और 57 साल का आदमी कंपिटेंट नहीं है? ठीक है, उसको कंपिटेंट आप नहीं मानेंगे क्योंकि वो 57 साल का हो गया है। अगर यही चीजें नहीं रहती तो हम बुजुर्ग क्यों होते? अगर हमारी एज वही रहती, जो 25 साल 20 साल में बच्चे अपने युवावस्था में होते हैं, परीक्षाएं देते हैं, जिनकी अच्छी मेमोरी होती है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल अच्छा होता है, जिनकी याददाश्त अच्छी होती है, तो हम लोग भी उसी दौर में थे, सारी चीजें याद रहती थी। बड़े बड़े जो है कि कुछ भी नोट्स होते थे वो हम लोग मुंह-ज़बानी याद रखते थे। लेकिन धीरे धीरे आप ये मानते हैं कि डिमेंशिया के सेल्स धीरे धीरे आने लगते हैं, वो इरोजन होता है, डेटोरेशन होता है, चाहे मेमोरी का हो चाहे बॉडी का हो, आप डेटोरेशन पे जाते हैं। 40 के बाद बायोलॉजिकल डेटोरेशन हर आदमी में होता है, ये डॉक्टर से भी आप पूछेंगे। आपके हड्डियों की स्थिति, आपके मस्तिष्क स्नायु तंत्रों की स्थिति धीरे धीरे कमजोरी होती। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप इस निर्णय से जो प्रभावित हैं, आपके लिए आजीविका विकल्पहीन है, आपको सिर्फ उसी का सहारा है, तो उसमें हम अपने संघर्ष को नहीं रखेंगे, अपने हिस्से के संघर्ष को, तो कल को हमको पछताना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि रिव्यू पिटीशन, उसका भी जो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है, एक्सेप्टेंस रेशियो वो थोड़ा कम होता है। मतलब रिव्यू पिटीशन के स्वीकार्यता, जो ग्राह्यता होती है माननीय कोर्ट या बेंच के द्वारा, वो थोड़ी सी कम होती। फिर उसमें दूसरा फैक्टर आता है, वो कम होती भी है और उसमें भी जो सफल होती है वो क्यों होती है? उसमें भी उस रेशियो में वही सफल होती है रीट जिस रीट पे बड़े काउंसिल प्लीड करते हैं, जिस रीट पे बड़े काउंसिल कन्विंस कर ले जाते हैं बेंच को, जिस रीट पे बड़े काउंसिल ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा जो पक्ष है उसको सुना जाए और इसमें संशोधन की गुंजाइश है, तब उस रीट को, पुनर्विचार याचिका को माननीय बेंच द्वारा, उस उच्चतम न्यायालय के उस बेंच के द्वारा स्वीकार किया जाता है कि ठीक है हम इसकी समीक्षा करेंगे, तब स्वीकार होता है। यह होती है बड़े काउंसिल की अहमियत। इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते, हम आप दरकिनार नहीं कर सकते, और ये हमारी आजीविका से जुड़ा सवाल है। ठीक है, सभी संगठन लड़ रहे हैं, सभी लोग व्यक्तिगत रूप से लड़ रहे हैं, सबको जरूरी है, और हम प्रभावित पक्ष होकर अगर नहीं जाएंगे कोर्ट में तो फिर ये हम अपने आप को कैसे माफ करेंगे? मान लीजिए कोई एडवर्स स्थिति होती है और मैं आपको बार बार आके बताऊं कि नहीं सब ठीक है, मैं आपसे सच्ची बातें करूं या अच्छी बातें करूं? मैं यही कहता हूं, अच्छी बातों से जरूरी है सच्ची बातें करना जो सही है ना। ये मैं आपको कहूं कि नहीं सब ऐसे हो जाएगा, ये रूट बनेगा ऐसे ऐसे करके, क्योंकि समय रहते अगर हम अपने प्रयासों को एक कार्य रूप नहीं देंगे तो हम कल को फिर खुद पे अगर पछताएंगे तो फिर आप बताइए क्या करेंगे? बताइए। तो खुद पे पछताने की स्थिति न रहे, इसलिए अपने संघर्ष को अपना पुरुषार्थ देना पड़ेगा।
इसीलिए हमने लीगल टीम बनाई है और हम बता दें आपको कि हम लोग एक बड़े काउंसिल से इंटरेक्शन हो भी गया है और जो फॉर्मेलिटीज है उसके लिए हम लगे हुए हैं और आपके सामने बड़ा काउंसिल लाएंगे। ये भी बता दें, एक ऐसा काउंसिल लाएंगे जो आप कहेंगे कि हाँ ये ऐसे काउंसिल है जो आपको निश्चित आपके संघर्ष को सफलता दिलाएंगे और उस प्रयास में हम लगे हैं। और जो भी हमारे इस लीगल टीम से नहीं जुड़ा है वो जुड़ सकता है। और हम सेवा सुरक्षा और ऑन विषय पर मैंने आपको बताया था कि 90 दिन की सेवा के बाद भी बाद एक कर्मचारी की सेवा सुरक्षित होती है। यहां तो 20-25 साल की सेवा है, आपको नौकरी से इन आधारों पर नहीं निकाला जा सकता अगर आप अपने व्यक्तिगत सेवा सुरक्षा के उस पे आते हैं, है ना। प्रोबेशन में ही कोई रहता है, कई बार देखते हैं 20-20 साल लोग सस्पेंड रहते हैं, टर्मिनेट होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से आके बहाल होते हैं, पूरा वेतन लेते हैं। तो यहाँ तो 20-25 साल की सेवा है ना। तो आपको इतने शॉर्ट नोटिस पे इस तरह से नियम के विपरीत जाके आपको नहीं कहते, लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और हम आप अगर कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम आप कोर्ट में अपनी प्लीड नहीं करेंगे, ठीक है सभी लोग लड़ रहे हैं, सारे संगठन लड़ रहे हैं, उनके उनके प्रयास है, लेकिन हम संतुष्ट तभी होंगे जब हम अपने प्रयास से लड़ेंगे। और संतुष्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे, कई लोग को रातों की नींद नहीं आ रही है, अवसाद में चले गए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि हम लोग खड़े हैं आपके लिए और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि इसमें आपको जरा सा भी आंच नहीं आने देंगे। हम हर फैक्टर पे सारे जो भी वहां के जुडिशियल मैटर हैं उन पे हम पूरी स्टडी कर रहे हैं। आपकी सेवा कैसे सुरक्षित हो सकती है, आपकी सेवा पर कोई भी आंच ना आने पाए, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने सारे तथ्यों को जुटा लिया है कि किस आधार पर हम कोर्ट में प्लीड करेंगे। और आपको बता दूं, मैंने यही कहा आपसे ना कि आपकी सेवा सुरक्षा संरक्षित रहेगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो हमको अपने संघर्ष को, अपने इस संघर्ष को जारी रखना है, अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी है। तो इसलिए हम बड़े काउंसिल से बात कर किए हैं और जल्दी हम लोग मिलने जा रहे हैं। थोड़ा सा अभी समय नहीं मिल पाया है, लेकिन हम जल्दी मिलके उसकी औपचारिक बात आपके बीच रखेंगे। और इस लड़ाई में आप ये निश्चिंत रहिए कि आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। जिस तरह से पहले दिन से हम लोग लगे हैं, हर तरह से लगे हैं, आपसे संजीदगी से लगे हैं, क्योंकि हम लोग भाई प्रभावित पक्ष हैं, हमको कोई इसमें राजनीति नहीं करनी है ना। हम ये जान रहे हैं कि हम अगर पीड़ित ही नहीं करेगा तो फिर करेगा कौन, है ना। 25 लाख शिक्षक हैं और अगर 5 शिक्षक भी कोर्ट में ना जाए तो ये बताइए, वहां के वकील साहब तो ये लिखेंगे 25 लाख चिल्ला रहे थे, कभी 10-20 शिक्षक भी नहीं दिखे कि वो अपने हिस्से की संघर्ष के लिए हमारे पास आए हो, कुछ बात किया हो। बेरोजगार जो है वो चले जाते हैं कोर्ट में, डेरा डाल देते हैं, अपनी लड़ाई लड़ते हैं। और हम नौकरी वाले होके और 25 लाख होके और हम ये अपने संघर्ष के लिए अगर बात ना करें, अपने इस हिस्से के लिए नहीं जाएंगे कोर्ट की शरण में, तो फिर हम अपने आप को कभी माफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि हम अपने इस संघर्ष में लग गए हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो अस्थायी समिति है संसद की, जो उसके अध्यक्ष होते हैं, हम उनसे भी मिलने जा रहे हैं। जो इस पे संसद में आगामी सत्र है, जो ड्राफ्टिंग और जो चीजें होती हैं उस पे भी हम बात करेंगे। और हम दिल्ली प्रवास में ये भी काउंसिल से भी बात करके जो औपचारिक शुरुआत है वो भी हम करने जा रहे हैं। तो आप जहां भी हैं निश्चिंत रहिए, अपने घर में, परिवार में, बच्चों के साथ, क्योंकि आपकी लड़ाई के लिए आपके ये भाई हम हैं, अमित सिंह जी हैं, राजेश सिंह, हम लोग, और हमारी जो टीम है, शैलेंद्र सिंह जी और अनु सिंह जी, विशाल सिंह जी, जो भी हमारे यहाँ पे जिले में हमारे साथी हैं, हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग वहां पे जो भी होगा वो अपडेट आपको देंगे। फिलहाल अपडेट ये है कि लड़ाई में अभी कोई भी नकारात्मक बिंदु नहीं आया, ठीक है। सरकार भी यही कह रही है कि कोर्ट के माध्यम से ही आपको राहत देंगे। रिव्यू में मैं आपको बता दूं, रिव्यू में जो एनसीटी को डायरेक्टिव कोर्ट देगा उसी हिसाब से सरकार की मदद आप तक पहुंचेगी, ठीक है। एनसीटी का जो डायरेक्टिव मिलेगा वो कैसे मिलेगा? किसी बड़े काउंसिल के प्लीड से मिलेगा। अब अगर हमको कोर्ट के रिव्यू से ही अगर राहत सरकार देना चाह रही है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम इसमें एक बड़ा काउंसिल खड़ा करें, जो अपने जीरा से कोर्ट में पहले तो रिव्यू का एक्सेप्टेंस कराए और फिर एनसीटी को इस बारे में डायरेक्टिव या नोटिस जाए कि इस संबंध में वो एफिडेविट
प्रोड्यूस करे, सबमिट करे, ताकि जो क्राइटेरिया है पहले के बाद के लोगों का वो फिक्स हो और जो एग्जाम्शन की बात हम लोग को मिलनी है वो मिले। तो इसलिए जरूरी है बड़ा काउंसिल। बड़ा काउंसिल नहीं रहेगा तो चीजें थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं, अगर मामला थोड़ा एडवर्स होता है। मैं बहुत वो नहीं कहूंगा, लेकिन जरूरी है। हम अगर नहीं प्रयास करेंगे, कोई एडवर्स स्थिति होती है तो फिर ठीक है, हमने प्रयास किया और ये मानिए कि किसी और वकील के प्लीड से कोर्ट ने कर दिया, लेकिन ये तो आप नहीं कहेंगे कि ठीक है हमने जो प्रयास किया उसके लिए भाई, हम ये तो कहेंगे कि ठीक है हमें संतुष्ट है कि हमने प्रयास किया। और एक बात मान के चलिए कि बड़े काउंसिल से बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी भी केस में बड़े काउंसिल होते हैं, उनकी जो फेस वैल्यू होती है उससे कोर्ट किसी भी मैटर में, देखिए पहली बात तो जज साहब सुनते ही नहीं कोई बात, वो कोई भी ऐसे वैसे रहेंगे तो सुनेंगे ही नहीं कोई बात, कहेंगे अरे ठीक है। लेकिन बड़े काउंसिल की बात को सुनते हैं, सुनेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे तो हमको राहत मिलेगी। और वो राहत केंद्र सरकार हमको रिव्यू में ही देने जा रही है हाल फिलहाल। अभी कोई ऑर्डिनेंस, कोई अध्यादेश इस तरह से नहीं आएगा। अभी सरकार भी यही कह रही है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट से ही जो होना है वो होगा। तो इसलिए हम आपको बता दें कि हम इस प्रयास को, इस संघर्ष को करने जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। और अपने हिस्से का हम जो पीड़ित शिक्षक हैं, पीड़ित शिक्षक इस मुद्दे पे जाएंगे कोर्ट में, बड़े काउंसिल को चाहे जैसे भी जो भी हमको करना पड़े तन मन धन से हम करेंगे और जरूर इस लड़ाई को जीतेंगे, अपने हर एक शिक्षक के लिए जीतेंगे। ठीक है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हम अपने स्वार्थपरक उद्देश्यों के लिए कुछ बातें कर रहे हैं। इसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि देश के कोने कोने के हर शिक्षक को न्याय मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो हमारी चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। पहले दिन से ही हम संघर्ष में लगे हैं, हर प्रयासों को लेकर, हर चीजों को सोचकर। अब हम बजट सत्र में भी चीजों को बताया कि हमने इस बारे में भी बात कर ली है कई लोगों से, वो भी हम प्रश्न उठाएंगे, विषय उठाएंगे। और आगे ये भी बताना चाहूंगा कि हम इस संघर्ष को लिए बड़े काउंसिल को अप्रोच कर चुके हैं और वो भी हम जल्दी आपके सामने औपचारिक घोषणा करके, और वो भी जो भी विधायक औपचारिकताएं हैं वो जल्दी पूरा करके, ताकि रिव्यू की जब भी डेट पड़े आपको एक मजबूत पैरोकार मिले आपके केस में, ताकि आपके पुनर्विचार याचिका की स्वीकार्यता की प्रतिशतता 100% बढ़ जाए और आपको न्याय मिल सके इस गंभीर और बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर। क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसमें हम चांस नहीं ले सकते और अपनी नौकरी पे तो कतई नहीं ले सकते। वी डू नॉट लेट एनीथिंग नेगेटिव हैपन ऑन आवर जॉब, है ना। तो कोई भी चीज जॉब से बढ़ के नहीं है, जॉब पे हम किसी भी तरीके कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं आने देंगे। तो ये सारी बातें थी, जैसे और भी अपडेट्स होंगे हम समय समय पर आपको करेंगे। और हम फिर से अपने विधायक जी को आभार करेंगे कि उन्होंने अपने प्रयास, सतत प्रयास से फिर इस यूपी सरकार डिफेक्ट को दूर कराया है और सभी लोग लड़ रहे हैं, सभी राज्य लड़ रहे हैं। और हमने अब बताया कि हम भी अपने हिस्से का संघर्ष करेंगे, क्योंकि कुछ भी कसर छोड़ेंगे नहीं, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, है ना, कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले। त्रिपुरा के मामले में बता दूं, हाँ त्रिपुरा का मामला छूट गया था। त्रिपुरा की काज लिस्ट आज नहीं हो पाई शो, जिससे हियरिंग नहीं हो पाई। कुछ साथी हमारे त्रिपुरा केस पे पूछ रहे थे कि क्या हुआ त्रिपुरा केस में, तो उसमें काज लिस्ट शो नहीं हो पाई, जिस वजह से हियरिंग नहीं हो पाई। कुछ भी वजह रहा हो, चाहे कोर्ट में केस की अधिकता रही हो, टाइम बार्ड हो गया हो, या जो भी टेक्निकल बातें हो, तो उसकी अगली तारीख मिलेगी। अभी तारीख की औपचारिक अपडेशन नहीं हुआ है साइट पे, वो होगा तो बताएंगे। और त्रिपुरा का केस भी इंटरलिंक है इस केस से। मैं आपको बताऊं, वो त्रिपुरा के केस में एसएससी टीचरों की एक तो टेटा निवारता है, दूसरे उनकी वैधता की बात है। जैसे ही रिव्यू में ये फैसला आएगा हमारे पक्ष में, ऑटोमेटिक वो टैगिंग हो जाएगी उनके केस की और उनको इसी चीज से राहत मिल जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण है रिव्यू का फैसला, और रिव्यू के फैसले में सबसे महत्वपूर्ण है बड़े काउंसिल। बड़े काउंसिल ही रिव्यू में आपको आपके संभावित जो परिणाम है उसको देने की क्षमता रखते हैं। तो इस विषय पे हम फिर आपको अपडेट करेंगे जो भी है, और जो भी औपचारिक बातें होंगी, घोषणाएं होंगी, वो मैं करूंगा। हम अमित जी, राजेश जी, जब हम लोग मिल लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, तब हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम शुरुआती चरण में हैं और आपको समय समय पे अपडेट करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।